जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं और कंटिन्यूअस ये सीरीज आप देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू हुआ है और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक काल के तहत जो छायावाद टॉपिक आता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो छायावाद से किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं टीजीटी एग्ज़ाम में, पीजीटी में, तो चलिए उन पर डिस्कशन करते हैं। और फ्रेंड्स जो है हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन किया रहता है, आप वहाँ से कनेक्ट होके जो है आप डायरेक्ट जो हमारे टेलीग्राम पे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुविधा आपके लिए है। देखिए यहाँ पे हम बात करें जो छायावाद है, छायावाद से किस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में आते हैं। छायावाद इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो सबसे पहली बात तो छायावाद जब मन में आता है तो यही आता है कि छायावाद शब्द दिया किसने होगा। तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आखिरकार किसने किया, किस आलोचक ने किया? मुकुटधर पांडे ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो यहाँ पे देखिए जो छायावाद शब्द है इसका प्रथम प्रयोग करता है मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का अच्छा फ्रेंड्स, ये सभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, क्या हमें सुधार करना चाहिए, ये कमेंट में ज़रूर पिन किया करें। पिछले दिनों से काफ़ी फ्रेंडों ने ये चीज़ सजेस्ट किया है हमको, तो हमने कुछ इम्प्रूवमेंट अपने तरीके से करने की कोशिश की है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी आइडिया लगेगा हमें किस अप्रोच से चीज़ों को लेके चल रहा है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सब। यहाँ पे देखिए जो छायावाद शब्द है, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करता है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने किया है और छायावाद सिद्ध करने में पंडित जो मुकुटधर पांडे हैं उनका जो श्री शारदा पत्रिका था, तो श्री शारदा में जो प्रकाशित लेखमाला है उसकी अहम भूमिका रही है। मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकुरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया एवं समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। सन 1916 में इनकी पहली कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। तो हम आपको बता दें यही जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो संपादकीय कार्य सरस्वती का लिया गया था, सरस्वती पत्रिका में ही इनका जो छपा हुआ था वो कुकुरी के प्रति, तो पंडित मुकुटधर पांडे का जो ये प्रकाशित हुआ था कविता कुकुरी के प्रति, जिसको हम कह सकते हैं कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया और समस्त हिंदी साहित्य जगत उसे स्वीकार भी करता है। तो ये कौन सी पत्रिका है? तो सरस्वती पत्रिका में स्थान पाना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। आपने देखा था निराला की जूही की कली को वापस कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, परंतु यहाँ पे कुकरी के प्रति प्रथम छायावादी कविता मुकुटधर पांडे का ये सरस्वती पत्रिका में स्थान पा गया था। और छायावाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है? वो मुकुटधर पांडे ही है। छायावाद सिद्ध करने में ही मुकुटधर पांडे ने उनके खुद के श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही है। श्री शारदा में जो है लेख, इसमें छायावाद के सभी तत्व दिखते हैं आपको। और 1916 में इनकी पहली कविता संग्रह जो आया था वो पूजा के फूल नाम से प्रकाशित हुआ, पूजा का फूल। इनकी प्रमुख कृतियाँ मुकुटधर पांडे की है शैलबाला 1916, लक्ष्मा 17, परिश्रम 17 और हृदयदान 18 और मामा करके 18 है। तो देखिए सब 19 से 16 से बीच के 18, यानी 2-3 सालों में आप देखिए इनकी सारी रचनाएं। शैलबाला 16 में है, फिर लक्ष्मा 17 में है, परिश्रम 17, हृदयदान 18, माना 18। छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अब देखिए वही क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे। तो अभी हमने जस्ट बात किया मुकुटधर पांडे। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे? तो छायावादी जो युग शुरू हुआ है उसका प्रवर्तक किसको कहते हैं? प्रवर्तक यानी एक तरीके से उसको शुरू करने वाला कौन है? तो छायावाद को नाम देने वाले सबसे पहले कौन थे? वो मुकुटधर पांडे थे। लेकिन छायावादी युग के प्रवर्तक, शुरू करने वाले, युगकर्ता, प्रवर्तक वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसलिए जब आप विभाजन भी करते हैं तो प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, इस तरीके से विभाजन करते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद है। लंबा विवाद क्या है कि डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली 1916 के साथ इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं। देखिए गंगा प्रसाद पांडे जो है ये निराला की जो जूही की कली जिसको रिटर्न कर दिया था, क्योंकि देखिए 1916 में ये भी आया और कुकरी के प्रति भी आया था मुकुटधर पांडे का। मुकुटधर पांडे के कुकरी के प्रति को स्थान मिल गया सरस्वती पत्रिका में, परंतु जूही की कली को रिटर्न कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो गंगा प्रसाद पांडे हैं ये निराला की जूही की कली 16
के साथ इस युग की शुरुआत मानते हैं कि महाप्राण निराला ही करता धरता है। और छायावाद का काल जो है 1918, अब ये 16 में है, लेकिन छायावाद का काल 1918 से 38 तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान जो है प्रसाद की झरना जो है, अब देखिए यहाँ पे प्रसाद जी का झरना 1918 में आता है, तो ज़्यादातर विद्वान जो है प्रसाद जी की झरना को इस युग से शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले हुआ और छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहते हैं। तो फिर कुकरी के प्रति वो मुकुटधर पांडे ने नाम दिया, इसलिए याद रखना है। जूही की कली पे विवाद ये है कि गंगा प्रसाद मानते हैं उसको, जूही की कली को सरस्वती में स्थान नहीं मिला था। और रही बात झरना, तो झरना का प्रकाशन वर्ष ही 1918 है और उसी समय प्रसाद का आगमन होता है, तो इसीलिए मान लिया जाता है कि चलो 1918 से 38 के बीच छायावाद का पूरा समय काल है। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? झरना। अभी हमने देखा कि झरना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 है। तो पहली रचना छायावाद की कौन सी है? झरना। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो एक विशेषता अगर हम देखेंगे कि छायावाद में एक विशेषता के तौर पे, तो रहस्यवाद एक विशेषता है। द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। तो आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की विशेषता पाई जाती है? तो वो छायावाद में पाई जाती है। आधुनिक काल की छायावादी काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद दो अर्थों में प्रयोग किया गया है, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति के व्यापक अर्थ में। 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल नहीं था। आलोचकों ने इसे छायावादी या छायावादी कविता का नाम दिया। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं: विशेषण, विपर्याय, मूर्ति विधान, स्वच्छंद भावावेश, इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें से देखिए छायावाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? तो यहाँ पे इतिवृत्तात्मकता जैसी चीज़ें नहीं थी। इतिवृत्तात्मकता यानी कहानियों का विवरण, कथाओं का, तो इतिवृत्तात्मकता सांगोपांग इतिहास का विवरण हो गया। यहाँ पे विशेषण, विपर्याय, स्वच्छंद भावावेश यानी स्वच्छंदता में अपनी भावनाओं का उद्वेलन जो है वो, और मूर्ति विधान, ये तीनों ही छायावाद की विशेषता हैं। तो विशेषण विपर्याय है, स्वच्छंद भावावेश है, मूर्ति विधान ये है, परंतु इतिवृत्तात्मकता जो है इसके तहत नहीं आता। और बात करिए छायावाद की, तो छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में शुक्ल ने सीमित अर्थ में एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध, चमत्कार, विशेषण, विपर्याय, मानवीकरण, अनुयुक्ति विधान आदि पर बल दिया। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में सहानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। तो इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? ये द्विवेदी युग की है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो यहाँ पे हमें देखना है जो चित्रात्मक भाषा है एवं लाक्षणिक पदावली है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। जो चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली ये सभी हमको छायावाद में देखने को मिलता है। छायावादी युग जो है वो प्रधानतः देखें तो मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक है। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मकता शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया। प्रभावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीकरण तथा विशेषण, विपर्याय जैसे नए अलंकारों का उदय एवं प्रचुर प्रयोग हुआ है। तो कुल मिलाकर छायावाद के बारे में बात करें तो ये मुक्तक गीतों का चुना हुआ या मुक्तक गीतों का युग है। मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक है। चित्रमयी कल्पना है, लाक्षणिक प्रतीकात्मकता है ना, और प्रभावानुकूल छंद चयन करने में भी कवि ने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता दिखती है। मानवीकरण तथा विशेषण, विपर्याय जैसे नए अलंकारों का उदय में प्रचुर प्रयोग हुआ है। भाषा, खड़ी बोली को संवारने, उसमें ब्रज भाषा जैसे लोच एवं सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को ही दिया गया है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो बात करें यहाँ पे छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो यहाँ पे किसका उत्कर्ष? अभिव्यंजना का। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंतः साक्षात्कार तभी संभव जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण तरीके से हो। ये तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। प्रसाद काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, वैचित्र्य ये सभी तत्वों से युक्त अभिव्यंजना प्रस्तुत होता है। आंसू में प्रसाद की अंतर्भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई वैसी अन्यत्र विरल है।
कामायनी में एक प्रौढ़ विद्वता झलकती है। अमूर्त भाव को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई हैं। परंपरा से कटकर हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण भी किया है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में बांटा है। आधुनिक काल को जो है शुक्ल जी ने आधुनिक काल को दो खंडों में बांटा है, एक गद्य खंड एक काव्य। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा गया। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन है। दूसरे प्रकरण में तो देखिए, ये जब रामचंद्र शुक्ल जी का आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उन्होंने आधुनिक काल को ही दो खंडों में बांटा है। आधुनिक काल में एक उन्होंने गद्य खंड को बांटा है और एक काव्य, और फिर दोनों खंडों को यानी गद्य और काव्य को भी दो दो प्रकरण में बांटा है। गद्य के पहले प्रकरण में उन्होंने ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन किया। दूसरे में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। और काव्य खंड में भी दो प्रकरण है, पुरानी काव्य धारा और नई धारा। नई धारा के भी तीन उत्थान है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी जो रचा है, कामायनी की भाषा इनमें से कौन सी है? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा जो है वो खड़ी बोली है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो कामायनी जो है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियां लिखी हैं, जिनमें प्रमुख है परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, सामयिकी धरातल, जीवन यात्रा, परिव्राजक की व्रजा, वृंत और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन, एवं स्मृतियां एवं कृतियां। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा जो है किसका प्रतीक है? हृदय का। कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा, कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक है। कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इसका प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है। प्रसाद जी ने इसे गरिमा में नारी को सम्मान देने के लिए अपने महाकाव्य का नाम कामायनी रखा। इसकी कथा का आधार क्या है? तो कामायनी का आधार की बात करें ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत। तो कामायनी में आप देखते हैं जो जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी कृति है, कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः, मनु जो है मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। और जो कामायनी है वो अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रचना है। ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, महाकाव्य है और प्रधान पात्र इसमें श्रद्धा है। और श्रद्धा काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम ही कामायनी है। तो कामायनी क्यों रखा गया इसका नाम? काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है श्रद्धा का। प्रसाद जी ने इस गरिमा में नारी को सम्मान देने के लिए महाकाव्य का नाम जो है काम की पुत्री कामायनी के नाम पे रख दिया। और ये जो कामायनी का कथा का आधार है उसमें ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत। कामायनी की श्रद्धा जो प्रतीक है वो किसकी है? तो कामायनी की श्रद्धा जो हृदय का प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी ऐसी कृति है जिसको पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? ये है प्रेम पथिक। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद और छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक 1913 पहले ब्रजभाषा में किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो प्रेम पथिक जो था सबसे पहले 1913 में, पहले ये ब्रजभाषा में था, बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। ये भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के पर्वतीय संस्करण में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया तथा आंसू में 64 छंद और भी जोड़ दिए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तो जब हम बात करें जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाओं की तो उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं उर्वशी, वनमिलन। तो यहाँ पे ऐसे करें कि वो उर्वशी जो है वन में मिले, प्रेम स्थापित हुआ।
तो ये तीनों ही 9 में, 1909 में। उर्वशी भी 1909 में, वनमिलन भी 1909 में, प्रेम राज्य भी 1909 में। अयोध्या का उद्धार 1910, सोखोच्छ्वास 10, बबरू वाहन 11, कानन कुसुम 13, करुड़ाले 13। महाराणा का महत्व 1914, झरना 18, आंसू 1925, लहर 33 और कामायनी 1935 में रचा गया है। आंसू जो है, आंसू ये मुक्त काव्य संकलन है, प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं अतुकांत काव्य है। तो आंसू जो एक विरह काव्य है, आंसू जो है एक विरह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक जो स्मृतियां होती हैं वो आंसू बनकर बाहर आती हैं। तो आंसू जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचित है ये विरह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृति की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्रायः 3 वस्तुओं का उल्लेख हुआ है, प्रिय के शारीरिक सौंदर्य और परिंभ कुंभ की मदिरा तथा निश्वास मलय के झोंके। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? नीरजा, सांदगीत, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे देखिए जो झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, तो ये जो है झरना 1918 में आया, ध्रुवस्वामिनी नाटक, स्कंदगुप्त नाटक इन्हीं के द्वारा है। तो विकल्प बी जो है उसमें प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की कृतियों का नाम, महादेवी वर्मा की है। बाकी जो परिमल गीत का प्रबंध पद्म तुलसीदास, ये किसके द्वारा है? ये परिमल है गीत का, ये निराला जी के द्वारा है। परिमल गीत का प्रबंध पद्म तुलसीदास। और पल्लव गुंजन युगवाड़ी ग्राम्या, ये किसका है? पंत जी का है। बाकी महादेवी वर्मा का है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तितली, कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी, चारुचंद्र लेख। तो इसमें से जो चारुचंद्र लेख है, चारुचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चारुचंद्र के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर विचार और वितर्क, कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी, तितली प्रसाद की है। कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मिला था? तो कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। तो जो कबीर नामक कृति है उस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या प्राप्त हुआ था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने ही किया। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, झरना, कामायनी, दीपशिखा। तो देखिए इसमें से जो है दीपशिखा जो है ये जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है बल्कि ये महादेवी वर्मा जी की है। तो दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं बल्कि महादेवी जी की है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कानन कुसुम, वनमिलन, प्रेमाश्रय, प्रेमाद प्रतीक, रघुवंश कमाल, छोटा जादूगर, आधी अघोरी का, मोह अपराधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, आकाशदीप आदि है। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अब इसमें आपको पहचाने की कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। यामा, दीपशिखा, नीरजा, आंगन के पार द्वार। तो यामा भी है, दीपशिखा भी है, नीरजा भी है, आंगन के पार द्वार ये नहीं है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। अज्ञे की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अरियो करुड़, प्रभा में, हरी घास पर चढ़, इंद्रधनु रौदे हुए, ए पूर्वा, सुनहले सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, बावरा हेरी, ये तिलम चिंता, पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तो जब महादेवी वर्मा की बात करें उनकी रचनाओं की तो निहार है, रश्मि है, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपड़ा, यामा, हिमालय। तो निहारा, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपड़ा, यामा, हिमालय। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार जिसमें 47 गीत हैं। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपड़ा, यामा, हिमालय। निहार महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह है निहार जिसमें 47 गीत हैं। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महान कवियों को बृहत चतुष्टयी कहते हैं। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित भी किया था। इनकी रचनाएं सप्तम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई।
काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेक्सपियर और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा का समय 1907 से 87। इनका जन्म फर्रुखाबाद यूपी में हुआ। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में कुशल चित्रकार भी थी। निहार की रचना किसने की है? तो महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो निहार। तो महादेवी वर्मा का पहला जो काव्य संकलन है वो कौन सा है? पहला निहार है। सतपड़ा किसकी कृति है? तो सतपड़ा महादेवी वर्मा का है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जायसी। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर हैं। उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया। सामाजिक जीवन के प्रसंग में वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती हैं। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं, वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती हैं। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया, अमरता उसमें मानती है मरण त्योहार। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। छायावादी समीक्षा की विवेचना करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा, छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गत सिद्धांतों को संशय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक किया। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण किया हमारे लिए कठिन हो गया था। स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना में संपृक्त है। वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली दीपशिखा से करती हैं तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना में भी विद्वान रहती हैं। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता देता है, या दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। वे कहती हैं, दुख वृत्ति निर्माण उन्मदे अमरता नापते पदबाध देंगे अंक संस्कृति से तिमर में स्वर्ण वेला। आधुनिक काव्य की, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविता में है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर पुकारा था। तो देखिए, महादेवी वर्मा जो आधुनिक युग की मीरा का संज्ञा दिया जाता है, काव्य शिरोमणि निराला जी ने स्वयं कहा कि उनकी जो साहित्यिक उत्कृष्टता है उसको देखकर कि वो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती हैं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक से है। दुविधा ही तो, तेरा मैं वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है? तो निराला की कविता जो राम की शक्ति पूजा, उस पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है? कृतिवास रामायण का। कृतिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की। निराला जी ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें अपने सर्जक के निश्चत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। राम कथा कम, निराला के रचनात्मक संशय, संघर्ष और आत्म बलिदान की कहानी ज़्यादा है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सबसे ज़्यादा प्रभाव है? कृतिवास रामायण का। कृतिवास रामायण का जो है राम की शक्ति पूजा पर ज़्यादा प्रभाव है। कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो रचना है कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चाँद के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं और बचपन का नाम गोसाई दत्त था इनके। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत जी की अन्य रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजनी, युगांति, गुआड़ी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरावाड़ी, चिदम्बरा, पतक्षर, एक भाव, क्रांति,
गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता और ग्राम्य, ये सभी हैं। तो कला और बूढ़ा चाँद तो पंत जी का है, बचपन का नाम उनके गोसाई दत्त है। उनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो उसमें उच्छ्वास भी है, ग्रंथि भी है, वीणा भी है, लोकायतन है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाड़ी है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, वाड़ी, चिदम्बरा, पतक्षर, एक भाव क्रांति, गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता और ग्रामीणा। सुमित्रानंदन पंत की जो कृति है लोकायतन, सुमित्रानंदन पंत की कृति क्या है? लोकायतन। सुमित्रानंदन पंत की कृति लोकायतन प्रबंध काव्य है। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चाँद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन पर शोभियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो पंत जी की कृति लोकायतन प्रबंध काव्य है। 60 में पंत जी को कला और बूढ़ा चाँद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन पर शोभियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया। युगवाड़ी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया गया। पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरिजे का घंटा की रचना सन 1916 में की है। तो पंत जी की पहली कविता गिरिजे का घंटा 1916। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जाता है। गुंजन को। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो चिदम्बरा जो है पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? तो पंत जी की ग्राम्य जो कृति है, उनकी ग्राम्य कृति वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। लोकायतन के रचयिता कौन है? तो जो लोकायतन है, लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। पंत की पहली रचना कौन सी है? तो पंत की पहली रचना है गिरिजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सबसे पहले प्रकाशित हुई। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। देखिए, सुमित्रानंदन पंत के बारे में बात करें तो सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया। सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया है, फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चाँद, रश्मिबंध, गीत, हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट दिखती है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? तो रचना काल के अंतिम दौर में अगर कहें कि जो प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए पंत थे। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि, तो अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रानंदन पंत जी थे। और यहाँ पे भी देखिए अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित कौन हुआ? तो पंत थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। तो देखिए सभी इसमें सही है। पंत जो है उनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। पल्लव उन्हीं की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, परंतु पंत भारतेंदु युग के नहीं है। सुमित्रानंदन पंत जो है ये भारतेंदु युग के नहीं है, बल्कि छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण करते हैं। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान है, जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव भी है। अतः इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पल्लव 1928 पंत जी की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में माना जाता है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो कौन सी छायावादी कवि जो है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत जो है छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। तो पल्लव महाकाव्य नहीं है।
पल्लो महाकाव्य नहीं है, यह 1928 ईस्वी में रचित सुमित्रानंद पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ है। कामानी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग द्वारा। महाकाव्य तथा साकेत मैथिली शरण गुप्त। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रयुक्त होता है। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं चतुरी चमार, बिल्ले सुर बकरीहा आदि प्रस्तुत किए। निराला जी ने अपनी विवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना की। तो निराला जी ने अपनी विवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर कौन सी रचना? सरोज स्मृति की। निराला जी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय, तो निराला जी जो है कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में सम्मिलित हुए। लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन करने के साथ सुधा के संपादकीय लेख में भी लगे। निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी रचनाओं में अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 36, तुलसीदास 38, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना। परिमल में गीत भी है और मुक्तक छंद भी है, मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत भी। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। इनकी अत्यधिक सामर्थ्य काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत सरोज स्मृति में है। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना निराला ने की है। पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त ने भी की है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे पंचवटी प्रसंग जो है, इस पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता निराला है। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे देखिए जो अनामिका काव्य लिखा गया वो किसके द्वारा है? निराला के द्वारा। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना है। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? निराला। निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला जी का जन्म जो है बंगाल में हुआ था। स्वच्छंदतावादी विचारधारा के कवि हैं निराला जी। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को महिसादल राज मेदिनीपुर बंगाल नामक गांव में हुआ। इनका पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी तथा पत्नी का नाम मनोहरा देवी। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद और प्रयागराज में इनका निधन हुआ। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? देखिए साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है। तो यहाँ पे हम विरोध की बात करें कि साहित्यिक क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा विरोध झेला है किसी ने, वो निराला जी हैं। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही जो है बात करें कि परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा है, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ। इसका प्रधान कारण तो उनकी मौलिकता है जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। सन 1916 में जब वो जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्य चेताओं के लिए एक चुनौती बनकर आया, उसमें व्यक्त प्रणय केली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा था। किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की। उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता के दर्शन होते हैं। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यू वेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम, राम की शक्ति पूजा, पेशोला की प्रतिध्वनि, बादल राग, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। ये पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है और पंक्तियां निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से अवतरित। इसमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष को चित्रित किया है। राम धर्म के प्रतीक और रावण अधर्म का। ये 1936 में प्रकाशन में आया राम की शक्ति पूजा। इनके द्वारा और भी रचनाएं हैं, जैसे निराला की लंबी रचना कविता ये राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति भी। तो इनकी जो भी लंबी रचनाएं है कविता की श्रेणी में, उसमें राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, बादल राग, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। तो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। और निराला के उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, उच्च श्रृंखलता, काले कारनामे, पुराण कथा, महाभारत। तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, उच्च श्रृंखलता, काले कारनामे, पुराण कथा, महाभारत। निराला की निबंध संग्रह है प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक, चयन, संघर्ष आदि। निराला के अनुवाद हैं आनंद मठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत का दिल, कपास कुंडला, दुर्गेश नंदी, राजा रानी,
देवी चौधरानी, चंद्रशेखर रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, भारत में विवेकानंद। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। तो इसमें से देखिए भिक्षुक कविता इनकी लंबी कविता में नहीं आता। सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा ये सभी लंबी कविता है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है। तो निराला के द्वारा जो बादल राग है, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से। निराला की बादल राग परिमल से अवतरित है। यह वातावरण प्रधान रचना। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण है। रचनात्मकता ही इसकी अंतर्दृष्टि है। विधवा, दीन और भिक्षुक में सहने के माध्यम से जिस करुणा का सृजन है वह बादल में गर्जन, तर्जन, विप्लव और प्रहार में बदल गया है। इसी आधार पर निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। बादल राग के रचयिता कौन है? तो जो बादल राग है इसके रचयिता निराला जी हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो जीवन सत्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। वो कहीं ना कहीं कविताओं के माध्यम से अपने जीवन को भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। धिक जीवन का जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उपरोक्त पंक्तियां निराला की कृति राम की शक्ति पूजा से है। इसमें मौजूद हताशा की, पराजय की, अकेले रह जाने की पीड़ा तथा निराशा का बोध कराती है। यह निराला ने राम की ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी गूंज को प्रदर्शित किया है। मुक्त छंद के प्रणेता किसे कहते हैं? मुक्त छंद के प्रणेता इनमें से कौन है? तो मुक्त छंद के प्रणेता है निराला। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला की कविता का समारंभ मुक्त वृत्त से होता है। जूही की कली निराला के मतानुसार 1916 उनकी पहली रचना है और यह मुक्त वृत्त में है। मुक्त वृत्त में छंदोबद्ध रचना के तुक मात्र आदि के अवरोधक तत्व निशेष हो जाते हैं। निराला की जूही की कली का उदाहरण, यानी जो निराला की जूही की कली है वो किस चीज़ का उदाहरण है? मुक्त छंद का, मात्रिक छंद का, वाणिक छंद का, इनमें से कोई नहीं। तो वो है मुक्त छंद का। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है कि ये रबड़ छंद है या केचुआ छंद है? ये कहा गया था निराला को, ध्यान में रखें। रबड़ छंद या केचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया था मुक्त छंद की स्वतंत्र प्रवृत्ति का परिहास करते हुए। जो उनको एक अभी से पहले क्वेश्चन आया था कि निराला की जूही का कली किस चीज़ का उदाहरण है ना? तो देखा मुक्त छंद का, और वो मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो निराला है। और जूही की कली में आपको मुक्त छंद देखने को मिलता है। मुक्त छंद में छंदोबद्ध रचना के तुक मात्र आदि और रोधक तत्व नहीं होते हैं। तो इसी को जो है लोगों ने मजाक बनाया इसका कि रबड़ छंद या केचुआ छंद। तो ये निराला के बारे में कहा गया कि ये कंगारू छंद है, केचुआ छंद है, रबड़ छंद है। तो जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और साहित्यिक क्षेत्र में भी आज पद प्रतिष्ठापित है, परंतु उस समय जो है संघर्ष वो अलग ही प्रकार का संघर्ष था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को मुक्त छंद को हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय इन्हीं निराला भी हैं, पंत भी हैं। प्रसाद ने कुछ कविताएं मुक्तक छंद में रची हैं, जैसे मुक्त छंद में प्रसाद जी ने भी लिखा जैसे पेशोला की प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से वो मुक्त छंद को स्वीकार नहीं किए थे। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो निराला की राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो निराला का अंतिम कविता यही था। पत्रोत्कंठित जीवन जो है उसका विष बुझा हुआ है। आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है, दिग्निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। ये 1961 में लिखा गया। पत्रोत्कंठित में एक पंक्ति सिद्धि योगियों जैसे साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरु के कठिन सेज पर। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र रहो पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? तो प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र रहो पंक्ति वाली कविता का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से है। उनकी यह कविता छंदमुक्त के अंतर्गत वरदे शीर्षक के तहत प्रकाशित है। निराला जी ने काव्य, उपन्यास, कहानी, समालोचना, निबंध आदि लिखे हैं। निम्नलिखित में निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तो इसमें से निराला की व्यंग परक जो कविता कुकुरमुत्ता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जब 1941 ईस्वी में रचित ये व्यंग परक कविता कुकुरमुत्ता, जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है, यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते में, तो नए पत्ते में जो काव्य संकलन नया पत्ता है उसमें संकलित है कुकुरमुत्ता 1941 में। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? प्रसाद, वाजपेयी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगीन। तो छायावाद को स्थूल के प्रति
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह करने वाले इनमें से कौन है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख कृतियाँ रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य भी में नई समीक्षा। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। शांतिप्रिय द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज़ छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज़ रहस्यवाद है। ये शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं। तो छायावाद की परिभाषा के संदर्भ में महादेवी वर्मा कहती हैं छायावाद जो है वो प्रकृति के बीच जो जीवन का उद्गीत है, यानी जब हम प्रकृति के बीच रह के जीवन की उद्गीत की बात करते हैं, जीवन के गायन की बात करते हैं, तो वही जो है एक तरीके से महादेवी वर्मा के अनुसार वही जो है छायावाद है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है, वही छायावाद है। बाकी शांतिप्रिय द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज़ छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज़ रहस्यवाद है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये कथन किसके द्वारा है? तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कभी नहीं है? तो इनमें से कौन उत्तरवादी छायावादी कभी नहीं है? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कभी नहीं है। रामकुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनकी रूप, राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रह में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में कौन आता है? तो छायावाद के जो प्रथम वर्ग के कवियों में राम नरेश त्रिपाठी, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र प्रभात, आरसी प्रसाद सिंह। तो जो छायावाद का पहला चरण है उसमें जो है त्रिपाठी है, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा है। और जो दूसरा वर्ग है उसमें रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र प्रभात, आरसी प्रसाद सिंह, ये सभी आते हैं। अब यहाँ से जो टॉपिक शुरू होता है वो प्रगतिवाद से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होता है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कीप वॉचिंग। थैंक यू।